अस्सलाम वालेकुम। हम आज पढ़ेंगे कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। ये पार्ट 2 है चैप्टर 2 का। चैप्टर 1 जो है वो अप्रैल में था, अब ये मई में हम पार्ट 2 करेंगे। और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट्स। दो ग्रुप होते हैं। जब साइंटिस्ट कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो 2 ग्रुप्स में कन्वर्ट कर देते हैं। 2 ग्रुप्स क्या होते हैं? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक कंट्रोल ग्रुप होता है। तो जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है वो क्या होता है कि साइंटिस्ट ने ज़ाहिर बात एक्सपेरिमेंट करना होता है, तो उस ग्रुप को कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। जिसमें साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके देखना होता है कि अगर हम ये चीज़ हटा दें या ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर दें तो इस ग्रुप को क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा। इसी तरह कंट्रोल ग्रुप क्या होता है? अब ज़ाहिर बात है हमने एक्सपेरिमेंट करना है, उसके साथ हमें एक और ग्रुप चाहिए जो बिल्कुल कंट्रोल हो। कंट्रोल से मुराद ये है कि उसके पास सब चीज़ें अवेलेबल हो, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हो। इसलिए इसको कंट्रोल ग्रुप का नाम देते हैं। अब एग्ज़ाम्पल हम ऐसे लेते हैं कि साइंटिस्ट ने एक प्लांट लिया उसके फ़ोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को जानने के लिए। फ़ोटोसिंथेसिस हमें पता है, हमने पढ़ा है कि फ़ोटोसिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस इन विच जब प्लांट्स पर लाइट पड़ती है तो वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो अब उन्होंने क्या किया कि प्लांट को 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, एक कंट्रोल ग्रुप में। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमने क्या किया था? कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया था ताकि हम देख सकें कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना ज़रूरी है। और कंट्रोल ग्रुप में हमने क्या किया था? कार्बन डाइऑक्साइड को हमने रहने दिया। हमें बाद में पता लगा कि जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो नहीं हुआ किसमें? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड को हटाकर। तो उससे ये साबित हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसलिए हम कंपैरिजन में कंट्रोल ग्रुप को रखा हुआ था। हमने उसको कार्बन डाइऑक्साइड दी, हमने उसको सारी चीज़ें अवेलेबल करके दी, उसमें प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का कामयाब रहा। ठीक है, ये हमारा कंट्रोल और एक्सपेरिमेंट ग्रुप का डेफिनेशन हो गई। अब हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ मलेरिया। जो पीछे हमने पढ़ा था, जो लास्ट मेरा लेक्चर था, उसमें आपको मैंने बताया था कि बायोलॉजिकल मेथड किस तरह ऑब्ज़र्व करते हैं साइंटिस्ट। वो अब हम एग्ज़ाम्पल पढ़ेंगे मलेरिया के एग्ज़ाम्पल से कि मलेरिया में किस तरह हम बायोलॉजिकल मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किस तरह साइंटिस्ट ने थ्रू बायोलॉजिकल मेथड मलेरिया को स्टडी किया। मलेरिया हमें पता है, मलेरिया के सिम्टम्स हमें पता है, फ़ीवर्स होते हैं, चिल्स होते हैं, ठीक है, और दोबारा अटैक होता है। तो कहा जाता है 2000 साल पहले कि ये जो मलेरिया होता था ये हवा में एक बुरी चीज़ की वजह से होता था, इसलिए इसको इटालियन वर्ड माला दे दिया और बैड का मतलब एरिया दे दिया। तो ये इसका मतलब है कि बैड एयर से, यानी कि हवा में कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको मलेरिया कॉज करती है। 17th सेंचुरी में एक प्लांट एक डिस्कवर हुआ था जिसका नाम था क्विना, और उससे काफ़ी लोग उससे क्योर हुए थे। लेकिन फिर यूरोप के कुछ ताजरों ने उसमें थोड़ा सा दूसरा मिलाना ऐड कर दिया। असली प्लांट को उन्होंने छुपा दिया, या उन्होंने तिजारत में थोड़ा सा 2 नंबर किया। तो फिर उनका एक प्लांट उन्होंने एक और भेजा जो कि नाम था किंगकोना। और ये किंगकोना जो बार्क था ये प्लांट्स के नाम है, और इसके जो रिज़ल्ट्स थे वो फॉर्चुनेटली वो अच्छे निकल आए, तो इसका नाम दे दिया क्यूनिन से बहुत सारे जो पेशेंट्स थे वो क्योर हो गए ना। अब हम आते हैं कि जब फिज़िशियंस थे, एक वक्तों में फिज़िशियंस थे यानी कि साइंटिस्ट थे, उनने जब मलेरिया को ट्रीट करना शुरू किया क्यूनिन से, तो उन्होंने कहा कि हम ट्रीट तो कर रहे हैं लेकिन हमें अब तक ये पता नहीं लगा कि इसकी कॉज क्या है, क्या इसको कॉज कर रही है। तो उन्होंने उन्होंने एक ब्लड सैंपल लिया किसी पेशेंट को और उसको एग्ज़ामिन किया अंडर द माइक्रोस्कोप। तो उसमें उनको पता लगा कि ये कोई टाइनी स्ट्रक्चर्स हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर।
उसके बाद 2 साल के बाद फिर एक फिजिशियन ने यही सेम क्रीचर को ब्लड में देखा, यही ऑर्गेनिज्म को ब्लड में देखा, और ये सारे उनमें नज़र आ रहे थे जो ऑलरेडी मलेरिया के पेशेंट्स थे। अब इस ऑर्गेनिज्म को इन्होंने नाम दे दिया था प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम का नाम दे दिया था। अब ये किस तरह प्लाज्मोडियम के इन्होंने नाम दिया है ये हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर बायोलॉजिकल मेथड। अगर आप पेज पलटाएं तो बायोलॉजिकल मेथड की बड़ी अच्छी डायग्राम दी हुई है कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे पास आया था, और क्या आया था बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, साइंटिस्ट के पास आया था कि फीवर्स हो रही हैं, चिल्स हो रहा है, ठीक है, लोग इससे बीमार हो रहे हैं, दोबारा रिकरेंट हो रहा है ये, तो ये क्या चीज़ है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है हमारी। अब हम आते हैं जो मेथड्स फॉलो कर रहे हैं, अब हम आते हैं ऑब्जर्वेशंस पे। तो साइंटिस्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस की थी, और वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी, उन्होंने सबसे पहले ऑब्ज़र्व किया कि मलेरिया जो है वो मार्शी एरियाज़ में होते हैं, यानी कि जहाँ मार्शी एरियाज़ का मतलब ये कि जहाँ पे पानी मौजूद हो, ठीक है, वहाँ पे ये कुछ रिलेशन है इस चीज़ का। क्यूनीन हमें पता लगा है कि इफ़ेक्टिव ड्रग है, इसको मलेरिया को ट्रीट करती है। फिर लोगों ने जहाँ पे पानी जमा हुआ था उसका पानी भी पिया, तो उससे भी पता लगा कि उससे नहीं हो रहा मलेरिया। और हर ब्लड में हमें एक ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहा है प्लाज्मोडियम। तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस थी जो साइंटिस्ट ने की, ठीक है। अब हम फिर इस पेज पे जाते हैं, और इसमें ये कह रहा है कि आपने प्रॉब्लम अपनी देखी, फिर उसके बाद आपने ऑब्जर्वेशंस की, जो पीछे 4 मैंने ऑब्जर्वेशंस बताई। ऑब्जर्वेशंस में वो ये कह रहा है कि सिर्फ आपने वो ऑब्जर्वेशंस देखनी है जो आपको नज़र आ रही है, आपने अपनी तरफ से कोई चीज़ उसमें ऐड नहीं करनी, ठीक है। So focus your senses and use your brain and just observe, don't try to explain। आपने सिर्फ ऑब्जर्व करना है। साइंटिस्ट के लिए ये एक बायोलॉजिकल मेथड का रूल है कि ऑब्जर्वेशन में सिर्फ आपने ऑब्जर्व करना होता है। जब आपने ऑब्जर्व कर लिया उसके बाद अब आप आ जाते हैं हाइपोथेसिस पे। हाइपोथेसिस क्या होता है कि जो हमें ऑब्जर्व किया उसकी हमने एक थ्योरी, एक रिज़ल्ट निकालना होता है हाइपोथेसिस से। हाइपोथेसिस से हमें पता लगा कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं मार्शी एरिया से हमें कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। क्यूनिन हमें पता है वो ड्रग है, वाटर से कोई फ़ायदा नहीं हुआ मलेरिया का। इसका मतलब जो मेन चीज़ है वो हमारी क्या है, प्लाज्मोडियम जो ब्लड में मौजूद है। ये हमारी एक कंफर्म हाइपोथेसिस हो गया कि भाई प्लाज्मोडियम जो है वो प्रेजेंट है मलेरिया में। ये हम हाइपोथेसिस पे आ गए। ऑब्जर्वेशन के बाद हम एक ऐसे पॉइंट पे आ गए जो हमें पता है कि ये आंसर बिल्कुल ठीक हो सकता है, ठीक है, जो सेंस बनाता है आंसर। हाइपोथेसिस के बाद अब आती हैं डिटेक्शंस। ज़ाहिर बात है डिटेक्शंस का मतलब ये है कि अब कोई चीज़, कुछ साइंटिस्ट कोशिश करते हैं कि इस हाइपोथेसिस को गलत करते हैं, ये जो हाइपोथेसिस निकला है इसको हम मज़ीद गलत करने की कोशिश करें कि क्या पता ये गलत हो, क्या पता ये ठीक हो। तो डिटेक्शंस में फिर ये साबित हुआ कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की कॉज है तो हर पर्सन, जो कि हर बंदा मलेरिया से, जो मलेरिया का पेशेंट है उसके अंदर प्लाज्मोडियम पाया जाता है। तो इस थ्योरी को अब हम रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये कंफर्म हो गया। ये हम डिटेक्शंस हमने की। डिटेक्शंस में हमें क्या पता लगा, हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप किए, ठीक है, हमने कंट्रोल ग्रुप किया। हमने ये पढ़ा था पीछे कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमने ये किया होगा कि अब हम एक्सपेरिमेंट पे जाते हैं, ठीक है। डिटेक्शंस हमने कर ली कि भाई कंफर्म हो गया कि ब्लड जो है वो प्लाज्मोडियम जो है वो ब्लड में मौजूद होता है। अब हम एक्सपेरिमेंट पे आ जाते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है कि द नेक्स्ट स्टेप हमने क्या लिया कि एक्सपेरिमेंट किया। अब हमने 100 मलेरियल पेशेंट को एग्ज़ामिन किया अंडर द माइक्रोस्कोप। ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया, जिसमें मलेरिया के जो पेशेंट्स थे वो एग्ज़ामिन किए गए माइक्रोस्कोप के अंदर। और कंट्रोल ग्रुप क्या आ गया, इसके साथ हमने कंट्रोल ग्रुप को ऐड किया, ब्लड ऑफ 100 हेल्दी पर्सनस को। तो हमने इन दोनों को क्या किया, कंपेयर किया। जैसे हमने यहाँ पे डिटेक्शन के बाद हमने 2 ग्रुप्स बना लिए थे। एक्सपेरिमेंट में हमारे पास 100 मलेरियल पेशेंट्स थे और कंट्रोल ग्रुप में हमारे पास हेल्दी पेशेंट्स थे। हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमारे पास डेटा आ गया, ठीक है। डेटा एनालिसिस करते हैं, रिज़ल्ट आएगा एक्सपेरिमेंट के बाद। रिज़ल्ट आने के बाद फिर हम डेटा एनालिसिस करते हैं। अच्छा, रिज़ल्ट में क्या आया कि हम जितने भी पेशेंट्स थे उनमें प्लाज्मोडियम मौजूद था, लेकिन 7 आउट ऑफ 100 में से ऐसे पेशेंट्स थे जिनकी सिम्टम्स शो नहीं हुए थे, लेकिन उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था।
वो इसलिए क्यों नहीं सिम्टम्स शो हो रहे थे, क्योंकि प्लाज्मोडियम में हेल्दी पीपल, इन द ब्लड ऑफ हेल्दी पीपल वाज एन इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि जब वो अभी इंटर होते हैं, मलेरिया की जो ऑर्गेनिज़म में मलेरिया वो बॉडी में इंटर हो चुका है, लेकिन अभी वो सिम्टम्स शो नहीं कर रहा, क्योंकि वो अभी वो विद इन द सेल हैं, अभी वो बर्स्ट नहीं हुए, यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड में अभी वो डिवाइड होना शुरू नहीं हुए हैं। ठीक है, तो इस पीरियड को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, और इसमें सिम्टम्स अभी शो नहीं होते। ठीक है, तो हमें इस एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि प्लाज्मोडियम इज़ द मेन कॉज ऑफ मलेरिया। ठीक है, ये हमने पूरा बायोलॉजिकल मेथड विद मलेरिया की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब हमने समराइजेशन रिज़ल्ट की, प्रूव्ड हो गया कि जी ट्रू है, प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज। उसके बाद हमने रिज़ल्ट को किया। ठीक है, इस तरह फिर ये डिस्कशन की, डिस्कशन पे थ्योरी बनी, थ्योरी के बाद फर्दर टेस्टिंग हुआ कि फ़ाइनल ट्रायल्स पे गया, फिर हमारा वो प्रिंसिपल, लॉ और प्रिंसिपल बन जाता है। ठीक है, ये हम आगे जाके मज़ीद पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि दूसरी और भी ऑब्जर्वेशंस की गई। एक और ऑब्जर्वेशंस की गई कि मलेरिया जो है वो मैंने आपको बताया डैम्प मार्शी एरिया से था, लेकिन ये बात को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। फिर वाटर जो है वो नहीं मलेरिया कॉज कर रही, ऑब्जर्वेशंस थी। अच्छा, कुछ और ऑब्जर्वेशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट की गई वो ये थी F.A. किंग ने, कि पीपल जो बाहर सो रहे थे उनको ज़्यादा मलेरिया कॉज हुआ बनिस्बत जो लोग अंदर सो रहे थे, और जो नेट्स के अंदर सो रहे थे उनको सेफ़ थे बनिस्बत उनके जो नेट के बगैर सो रहे थे। अब जो सो रहे थे इंडिविजुअल, जिन्होंने आग लगा के जो सो रहे थे, स्मोकी फायर जिनके साथ आग लगी हुई थी, उनको मलेरिया नहीं हुआ। इसके ऑब्जर्वेशंस हो गई। अब हाइपोथेसिस में क्या आया, किसका मतलब है, मॉस्किटो, कोई जो चीज़ है मॉस्किटो ट्रांसमिट करती है प्लाज्मोडियम और वो स्प्रेड करती है मलेरिया। डिटेक्शन में आ जाता है दोबारा डिटेक्शन, यानी कि कोई भी चीज़ को ट्रू एंड फॉल्स करने के लिए फ़र्दर हाइपोथेसिस को देखते हैं कि ये ठीक है कि नहीं, लेकिन हमें ये पता लगा कि प्लाज्मोडियम जो है इसका मतलब है ये मॉस्किटो में प्रेजेंट होनी चाहिए। अब इसका फिर रिज़ल्ट, फिर हमने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट इंसानों पे नहीं किया इस दफ़ा, एक्सपेरिमेंट हम स्पैरोज़ पे किए। ठीक है, स्पैरोज़ पे किया। स्पैरोज़ पे हमने क्या किया कि कुछ हमने मॉस्किटोज़ लिए, हमने बाइट करवाया, फ़ीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो को बाइट कराया स्पैरोज़ से जो ऑलरेडी सफ़र कर रहे थे मलेरिया से। तो फिर उससे पता लगा कि मलेरिया जो स्पैरो के अंदर जब ब्लड लिया गया, उसके बाद हमने देखा कि जो प्लाज्मोडियम जो है वो मल्टीप्लाई हुए। ठीक है, और फिर वो उन्होंने बाइट करना शुरू कर दिया हेल्दी स्पैरोज़ को, फिर उन्होंने बाइट करवाया हेल्दी स्पैरोज़ को। इससे पता लगा कि जो सलाइवा है वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो का, उसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है, इसी तरह कौन सा, फिर उनको पता लगा कि मॉस्किटो जो जो ये ट्रांसमिट करता है वो है, उसका नाम है एनोफिलस मॉस्किटो, जो बाइट करता है मलेरियल पेशेंट को, और उसको फिर उन्होंने इंसानों पे करना शुरू किया। इंसानों पे उन्होंने बाइट करवाया मलेरियल पेशेंट को जो ऑलरेडी मलेरिया से सफ़र कर रहा था, और उस मॉस्किटो को कुछ देने के लिए अलाउ किया गया कि वो रहे, और फिर वो अलाउ करे हेल्दी मैन को बाइट करे। अब वो मैन जो है वो दोबारा से बीमार हो गया मलेरिया से। इसका मतलब ये है, कंफर्म्ड हो गया कि मॉस्किटो जो है वो ट्रांसमिट करती है प्लाज्मोडियम और स्प्रेड करती है मलेरिया। ठीक है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया। अच्छा, अभी आते हैं कि जो इसमें ये चीज़ें बताई गई कि जो फ़ीमेल मॉस्किटो जब वो अपनी स्किन में पार्ट वो इंटर करती है, अपना माउथ का पार्ट, तो वो सलाइवा जो है थोड़ा सा वो अंदर ले लेती है, सलाइवा जो है वो थोड़ा सा स्किन के अंदर डाल देती है। ठीक है, जब स्किन के अंदर डालती है तो उसके बाद वो ब्लड अपने अंदर लेती है। अच्छा, सलाइवा क्या करता है, सलाइवा जो है ना, वो जो ब्लड जो चूसती है इंसान का, वो उसको क्लॉट करने से वो रोकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा सलाइवा वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट करती है, इसकी वजह से थोड़ी सी इरिटेशन क्रिएट होती है स्किन में, और इचिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि वो एक एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये मॉस्किटो जो है हमें नॉर्मल जो मलेरिया कॉज करते हैं उस मॉस्किटो का नाम है एनोफिलस, और जो डेंगू कॉज करता है इट इज़ एडिस मॉस्किटो विच ट्रांसमिट डेंगू फीवर, और ये डिफरेंट है एनोफिलस मॉस्किटो से। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ तक हमारा बायोलॉजिकल मेथड आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, और उसको हमने पूरा समराइज़ किया। अच्छा, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं थ्योरी और प्रिंसिपल। लॉ एंड प्रिंसिपल। थ्योरी क्या है कि हाइपोथेसिस दैट स्टैंड्स दैट टेस्ट ऑफ टाइम, ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड। अब हमने पढ़ा था पीछे मलेरिया की दफ़ा में कि प्लाज्मोडियम को हाइपोथेसिस की वजह से कॉज किया कि प्लाज्मोडियम जो ब्लड में वो कॉज कर रहा है, वो रिजेक्ट नहीं हो सकी क्योंकि वो कंफर्म हो गया, उसको हम कहेंगे थ्योरी। ठीक है, और थ्योरी जो थी वो सपोर्ट की गई बाय ग्रेट डील ऑफ एविडेंस। एविडेंस क्या था कि हर पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया जा रहा था, तो इट वाज अ ग्रेट डील ऑफ एविडेंस, इसको हम कहेंगे थ्योरी। अब हम आ जाते हैं व्हाट इज़ लॉ। नो, लॉ क्या होता है कि इट इज़ एन एविडेंस, इट बिकम्स लॉ और प्रिंसिपल। लॉ जो होता है, जब हमें कंफर्म हो जाता है कि ये चीज़ हमें कंफर्म्ड है, तो वो लॉ बन जाती है। और साइंटिफिक लॉ क्या होता है, इज़ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, यानी कि वो यूनिफॉर्म, वो लॉ जो है वो कांस्टेंट रहेगा नेचर में। इट इज़ इररिफ्यूटेबल थ्योरी, वो रिफ्यूज़ कोई भी नहीं कर सकता उस थ्योरी को। ठीक है, तो हमारे पास लॉज बने हुए हैं, हार्डी वेनबर्ग्स लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ये सारे हमारे लॉज बने हुए हैं जो कि कंफर्म है, इसको, इन लॉज को हम निगलेक्ट या इनमें इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डेटा ऑर्गेनाइजेशन और डेटा एनालिसिस पे। अच्छा, ये सारी बातें आपका जब हमने पढ़ा कि आपका डिटेक्शन एक्सपेरिमेंट, आपकी रिज़ल्ट आ गया, आप रिज़ल्ट के बाद आपने प्रूफ किया, रिपोर्टिंग ऑफ रिज़ल्ट हुई, डिस्कशन हुई, थ्योरी हुआ। मैंने आपको बताया थ्योरी आप डिस्कशन पे करते हैं, कुछ रिजेक्ट करते हैं, कुछ कंफर्म करते हैं, लेकिन थ्योरी बेसिकली बेस्ड होती है ऑन एविडेंस। एविडेंस जब प्रूव हो जाता है तो वो बन जाता है लॉ। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है हमारे पास डेटा एनालिसिस और डेटा ऑर्गेनाइजेशन की जो रिज़ल्ट से पहले जो एनालिसिस है वो क्या है कि डेटा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट हमने पहले कंडक्ट किया था, उससे पहले हमने डेटा ऑर्गेनाइज़ किया था। हमने पिछला पढ़ा कि हमने क्या डेटा ऑर्गेनाइज़ किया था। हमने 100 लोगों को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डाला और 100 लोगों को कंट्रोल ग्रुप में डाला। तो हमने एक डेटा ऑर्गेनाइज़ करके रखा था कि ये 100 लोगों का डेटा है, इसमें इतने इतने लोग अफेक्टेड हुएंगे। तो ये ग्राफिक के फॉर्म में, टेबल्स के फॉर्म में, फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में होते हैं और डायग्राम्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ऑर्गेनाइज कर लिया, अब हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज में हमारे पास जो हम यूज़ करते हैं मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड, वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आई होप आपने मैथ्स में पढ़ा होगा सही तरीके से रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यहाँ पे हम पढ़ते हैं इस तरह कि प्रोपोर्शन मीन्स टू जॉइन टू इक्वल रेशियोज़ बाय साइन ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, ये हमारे साइन देख लें। फॉर एग्जाम्पल, A ratio B is equal to C ratio D is a proportion between the two ratios। अब ये two ratios के दरमियान एक proportion है। This proportion may also be expressed as इस तरह A ratio B, B double ratio C ratio D। ठीक है, when three values in a proportion are known, the fourth one X can be calculated। For example हमारे पास फर्स्ट रेशियो क्या आया है, 14:20। सेकेंड रेशियो क्या हुआ है, x रेशियो 100। ठीक है, किस तरह किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बायोलॉजिस्ट ने बर्ड्स को मलेरिया के लिए अलाउ किया था, हमने पढ़ा था। इन्फेक्टेड मॉस्किटो 100 हेल्दी स्पैरोज, 100 हेल्दी स्पैरोज को बाइट करवाया था। इन द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट उसने नोट किया कि जो मॉस्किटो जो बाइट 20 स्पैरोज को किया है, उसमें से आउट ऑफ 14 जो है उनको मलेरिया हुआ है। ठीक है, यानी कि जो 20 स्पैरोज थे उसमें से बाइट जब करवाया तो 14 को मलेरिया होगी। अब जब 100 स्पैरोज में से बाइट करवाएंगे तो कितनों को मलेरिया होगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट रेशियो क्या है, 14:20। हमें पता है जी 20 रेशियो में से 14 जो है वो अलाउ किया गया, उनको मलेरिया हुआ। ठीक है, सेकेंड रेशियो में क्या गया कि 100 स्पैरोज थे। अब हमने ये पता लगाना है कि कितने 100 में से कितने स्पैरोज को मलेरिया होगा। हमने प्रोपोर्शन बना दिया, 14:20 इज इक्वल टू x रेशियो 100। अब हम इसको उस पर ले आएंगे, x रेशियो ओवर 100 इज इक्वल टू 14:20। हमें पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, 20 x की तरफ चला जाएगा और 100 14 की तरफ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 100/20 × 14।
अब यहाँ पे क्या होगा, हम 20 को कट ऑफ करेंगे 7 से, हमारे पास 710 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 70। नाउ इट मीन्स 70 आउट ऑफ 100 स्पैरोज वुड गेट मलेरिया। ठीक है, अब ये इनको होगा मलेरिया। तो ये हमने एक डेटा एनालाइज किया है कि 100 में से 70 जो है उनको मलेरिया हो। ठीक है, ये हमने प्रोपोर्शंस पढ़ ली। ठीक है, अब आ जाते हैं मैथ्स की तरफ। अच्छा, मैथ्स का ये है कि हम बायोलॉजिकल मेथड्स जो हैं वो मैथ्स के फॉर्म में भी, मतलब मैथ्स भी इम्पॉर्टेंट है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं साइंटिफिक प्रोसेस में। कंप्यूटेशनल प्रोसेस है और बायोइन्फॉर्मेटिक्स प्रोसेस है, ये सारी टेक्निक्स क्या करती हैं, ये बायोलॉजिकल मेथड में यूज़ होती हैं। यहाँ तक हो गया हमारा। मैं आगे फ़र्दर बताऊँगी कि क्वेश्चन आंसर्स में फ़र्दर एक्सप्लेन करूँगी बायोलॉजिकल मेथड्स मैथ्स के पार्ट में। ठीक है, तो हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन आंसर्स में है, सबसे पहले मल्टीपल चॉइस में आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट सीक्वेंस इन बायोलॉजिकल मेथड। ये सब हमें अभी मैंने पिछला रिवाइज करवाया आपको क्या है। पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, हाइपोथेसिस होती है, फिर डिटेक्शन होता है, फिर एक्सपेरिमेंटेशन होती है। तो हेयर सी इज़ द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो क्या है कि वो हमेशा करेक्ट हो। ठीक है, हमें पता है हाइपोथेसिस रिजेक्ट भी होती है, तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बाकी ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। थर्ड में क्या है, एट विच पॉइंट अ बायोलॉजिस्ट मोस्ट लाइकली टू यूज़ रीजनिंग। ठीक है, कहाँ पे रीज़न यूज़ करता है, ठीक है, जब वो हाइपोथेसिस निकाल रहा होता है, ड्यूरिंग हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि हाइपोथेसिस कैसे निकाली उसने, उसने ये देखा कि प्लाज्मोडियम जो है वो ब्लड में मौजूद है, तो उसकी एक रीज़न थी कि उसने हाइपोथेसिस निकाला, उसने पीछे एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। फोर्थ का क्या आंसर है, अ हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल टू बी साइंटिफिकली वैलिड। बीइंग टेस्टेबल मीन्स दैट, बीइंग टेस्टेबल मीन्स का क्या मतलब है, क्यों हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं दोबारा, क्योंकि हाइपोथेसिस रॉन्ग भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए हमने उसको साइंटिफिकली वैलिड करना होता है। इसका आंसर क्या है, सी। ठीक है, अच्छा, अब क्या कर सकते हैं कि फिफ्थ क्या है, व्हाट वुड बी द बेस्ट एक्सपेरिमेंट इसका आंसर ए है। इसका आंसर सॉरी सी नहीं है, इसका आंसर ए है। हाइपोथेसिस इज मस्ट बी टेस्टेबल टू बी साइंटिफिकली वैलिड। हाइपोथेसिस को हमेशा टेस्ट करना चाहिए कि वो साइंटिफिकली वैलिड होगा। टेस्टेबल का मतलब क्या होता है, टेस्ट क्यों करना होता है हमें हाइपोथेसिस को, इसलिए कि कुछ ऑब्जर्वेशन गलत भी हो सकती हैं, प्रूव द हाइपोथेसिस इनकरेक्ट। ठीक है, तो इसलिए हमने साइंटिफिकली वैलिड करना होता है। अच्छा, व्हाट वुड बी द बेस्ट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन फॉर टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस दैट बीन प्लांट रिक्वायर सोडियम। जाहिर सी बात है, हमने पढ़ा था एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप। तो जब इसको सोडियम, प्लांट को सोडियम मिल रहा है, तो हमने वो प्लांट का एक्सपेरिमेंट करना है जिसको नहीं मिल रहा सोडियम। सो ग्रो बीन प्लांट विद एंड विदाउट सोडियम, हमने उनको कंपैरिजन करना है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, डिज़ाइन में। ठीक है, तो 5 का बी है। अब क्या कहते हैं, गार्डनर जो है वो सी करता है, स्नेक को देखते हैं और वो जनरली कहते हैं कि स्नेक जो है वो डंग मार देगा, स्टिंग। सो द गार्डनर रैन अवे। द गार्डनर डिड विच ऑफ द फॉलोइंग। किस चीज़ को उसने यूज़ किया, यूज्ड रीजनिंग। ठीक है, उसने रीजनिंग यूज़ की कि भाई ये जो है, हमें पता है कि जब सांप जो है वो काटता है तो जहर फैलता है, तो इसलिए वो भाग गया, तो उसने रीज़न यूज़ की। A scientific theory has which of the following properties। किसकी following properties है साइंटिफिक थ्योरी की, it agrees with valid evidence। जिनके पास एविडेंस मौजूद होता है, तभी हमने पीछे मैंने आपको बताया कि थ्योरी जो है वो हमेशा एविडेंस से प्रूव होती है। अगर वो एविडेंस होगा तो वो थ्योरी कहलाएगी, नहीं तो वो नहीं कहलाएगी। 8 क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन इज़ ओनली अ स्टेप of scientific process but is very important because it always B allows rejection of some alternative hypothesis। क्या कह रहा है कि एक्सपेरिमेंटेशन सिर्फ एक स्टेप है प्रोसेस का, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये अलाउ करती हैं जो हमने हाइपोथेसिस बनाई हुई होती हैं उसको रिजेक्ट भी हो सकती हैं।
ठीक है। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट्स ज़रूरी है कंफर्म करने के लिए कि हाइपोथेसिस आया जो हमने किए हैं ये ठीक है। ठीक है, हमने जैसे पिछले में पढ़ा कि एक्सपेरिमेंट से पहले हाइपोथेसिस किया गया ताकि वो कंफर्म एक थ्योरी और कंफर्म एक लॉ बन सके। ठीक है, ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। यू आर टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस। ठीक है, उसने आपको बता दिया हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट लर्न मोर इफ़ दे ड्रिंक टी बिफोर सिटिंग फॉर स्टडी। ठीक है, अब आपने 20 एक्सपेरिमेंटल स्टूडेंट्स को टी के लिए बिठा दिया है बिफोर योर टेस्ट देयर लर्निंग बाय गिविंग क्वेश्चन। योर 20 स्टूडेंट्स ऑफ कंट्रोल ग्रुप शुड हैव एक्सपेरिमेंटल कंडीशन आइडेंटिकल टू द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एक्सेप्ट दैट दे शुड नॉट टेक टी बिफोर स्टडी। ठीक है, हम अच्छा बेसिकली आप लोग ये थोड़ा सा बड़ा इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ, लेकिन ये सिंपल है। इसमें सिर्फ ये बताया हुआ है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है वो ड्रिंक टी कह रहे हैं बिफोर स्टडी। तो कंट्रोल ग्रुप में आप क्या करेंगे? कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल के तौर पे होगा सारा कुछ, लेकिन वो टी नहीं लेंगे बिफोर स्टडी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। डिस्क्राइब द स्टेप इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल मेथड टेकिंग मलेरिया एज एन एग्जांपल। ये बड़ा आसान है। ठीक है, ये भी मैंने आप लोगों को अभी डिफ़ाइन की है। आपने स्टडी ऑफ मलेरिया एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपने सबसे पहले क्या लिखना है? ऑब्जर्वेशंस। यहाँ से शुरू करना है आपने आंसर वन यहाँ से शुरू करना है। इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी से ऑब्जर्वेशन की हेडिंग डालनी है। ऑब्जर्वेशन से पहले फिर आपने हाइपोथेसिस की हेडिंग डालनी है। ठीक है, हाइपोथेसिस की हेडिंग डालनी है, और हाइपोथेसिस की हेडिंग डालनी है आपने कहाँ पे? जब आप यहाँ से शुरू करेंगे हाइपोथेसिस की हेडिंग डालने के बाद द हाइपोथेसिस मेड इन दिस केस वाज दिस, और यहाँ आपने प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड तक लिखना है। ठीक है, 2 हो गई। अब थर्ड है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट आपने करना है। द नेक्स्ट स्टेप वाज टू एक्सपेरिमेंट, यहाँ से लेके आपने पूरा मलेरिया ऑफ मलेरिया वाज ट्रू तक लिखना है। तो ये 3 हेडिंग्स आपने डालनी है, और इससे पहले आपने रिजल्ट्स की हेडिंग डालनी है। एक्सपेरिमेंट आपने माइक्रोस्कोप तक कर लिया, उसके बाद रिज़ल्ट की हेडिंग डालनी है, और रिज़ल्ट यहाँ से शुरू करना है। द रिज़ल्ट्स से लेके ऑफ मलेरिया वाज ट्रू तक लिखना है। ठीक है, या आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लें हेडिंग्स के साथ, ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं। If a test shows that some people have plasmodium in their blood but they do not show any symptoms of malaria, what hypothesis would you formulate to answer this problem? very easy। हमने पढ़ा था कि कुछ पेशेंट्स को प्लाज्मोडियम के सिम्टम्स शो नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि इसका आंसर ये रहा, प्लाज्मोडियम इन द ब्लड ऑफ हेल्दी पीपल वाज इन अ इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड में हैं, इसलिए उनके जो पीरियड है बिटवीन एंट्री ऑफ पैरासाइट इन होस्ट एंड अपीयरेंस सिम्टम इसलिए लेट हैं, इसलिए नहीं शो हो रहे। सो देर इज़ नो सिम्टम्स, देर इज़ नो अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स बिकॉज द प्लाज्मोडियम इन द ब्लड ऑफ हेल्दी पीपल वाज इन अ इंक्यूबेशन पीरियड। ये आंसर 2 हो गया। आंसर 3 क्या है? हाउ द प्रिंसिपल ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल मैथड। इसका आंसर होगा आंसर 3, यहाँ से शुरू होगा। अभी मैंने आपको समझाया प्रपोर्शन मीन्स 2 ज्वाइन से लेके ये 70 आउट ऑफ 100 स्पैरोज वुड गेट मलेरिया। ये आपका आंसर नंबर 3 है। अब हम आ जाते हैं जस्टिफाई द मैथमेटिक एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस। इसका आंसर ये है कि बायोलॉजिकल मैथड जो है वो इन्वॉल्व करती है अप्लाइड मैथमेटिक्स को टू सॉल्व biology problems, major biological problems in which knowledge of math is include जीन की फाइंडिंग। या हम आगे पढ़ेंगे, एक चीज़ होती है जीन जो सेल में प्रोड्यूस जो मौजूद होती है उसकी फाइंडिंग, प्रोटीन का स्ट्रक्चर और प्रोटीन कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैथ्स के फॉर्मूले से हमें पता लगी। ठीक है, तो ये आपने लिखना है यहाँ तक इंटरेक्शन एक्सेट्रा तक। उसके बाद आपने हेडिंग डालनी है, ये मैं आंसर 4 बता रही हूँ, और इसकी हेडिंग डालनी है आपने बायो इन्फॉर्मेटिक्स की। उसके बाद फिर आपने हेडिंग डालनी है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की।
बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आपने डालना है कि रेफ़र टू द यूज़ ऑफ एल्गोरिदम्स कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। इसके बाद कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में आपने हेडिंग डाल के लिखना है रेफर्स टू हाइपोथेसिस ड्राइवन इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम यूजिंग कंप्यूटर्स। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में। इसकी